जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। आज हम ये आपका पार्ट 5 वीडियो होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए समझिएगा। ये नोट करके मैं यहाँ पे लिखा हूँ, कुछ पॉइंट लिखा हूँ। इस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम चाहते तो ये सभी पॉइंट को नहीं बताते, लेकिन बताना जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या है लिखा हुआ कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। कहने का मतलब यह है कि समतल दर्पण से जितना आगे कोई प्रतिबिंब होगा, देखिए यहाँ पे समतल दर्पण, जिससे आप मान लिया जाए कि जैसे अपना हेयर स्टाइल आप है ना, कंघी लगाते हो, हेयर स्टाइल लगाते हो, है ना, अपना प्रतिबिंब देखते हो, है ना। चलिए, तो समतल दर्पण से जितना आगे कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। जितना आप आगे होइएगा, जितना आप समतल दर्पण के आगे रहिएगा खड़ी, वो आपका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। आपका प्रतिबिंब जो है उतना ही पीछे बनेगा। नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिएगा जाकर। ये देखिएगा कि आप अगर देखे होंगे, अगर आप दाहिना वाला हाथ उठाते हैं तो लगता है बायां हाथ उठा हुआ है, आप बायां वाला हाथ उठाते लगता है दायां वाला हाथ उठा हुआ है। इस प्रकार आप देखे होंगे, है ना। तो समतल दर्पण से जितना आगे आप खड़ी रहिएगा, जितना आगे आप खड़ी रहिएगा उतना ही पीछे आपका प्रतिबिंब बनेगा। जितना आगे आप समतल दर्पण के खड़ा रहिएगा आपका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। यह हमेशा याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे हम दिखा भी दिए हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे बना हुआ है ना। यहाँ पे देखिए आप चित्र बना हुआ, चित्र के माध्यम से भी आपको समझाया गया है प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे आपका है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, क्योंकि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, समझिएगा विशेषताएं क्या क्या है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब पीछे बनता है, याद रखिएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो पीछे बनता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब के आकार और वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार का क्या होता है, तो बराबर बनता है, ना कम ना बेसी बनता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। याद रखिएगा, हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अपना जो है प्रतिबिंब, अपना थोपड़ा है ना, अपना जो है अपना करिया चेहरा जब आप अपना आईना में देखते हो तो क्या होता है, आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता बल्कि सीधा बनता है, ठीक है। उल्टा बनता तो जो है आप जो है आपका सब हेयर स्टाइल खत्म हो जाता है। चलिए, उसके बाद चौथा पॉइंट आपका है, चौथा है, पहला हम आपको पहला बता ही दिए, पहला तो आपको बता ही दिए कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा बता ही दिए प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तीसरा आपका है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। चौथा आपका पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो है वह दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है, जितना वस्तु जो है दर्पण से आगे रहता है। फिर इस पॉइंट को समझिएगा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा, प्रतिबिंब जो है दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। जितना आप आगे रहिएगा आपका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, उतना ही पीछे बनता है, ठीक है। जितना आप आगे रहिएगा आपका प्रतिबिंब जो है उतना ही पीछे बनेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, मेरा एक उद्देश्य होता है कि क्लास में ही आपको जो है सारी चीज को सिखा दिया जाए, इसीलिए हम एक एक पॉइंट को एक बार नहीं कई बार बोलते हैं। और हमारा यह उद्देश्य है कि हर बच्चे आप रटेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड क्लास में हो और आप जो है अब जो है आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रटन क्रिया नहीं कीजिए प्यारे बच्चों। आप बहुत दिनों तक रटते आ रहे हो, क्लास A1 से लेकर 9 तक आप रटते हुए आए हो। कम से कम अभी तो कम से कम सुधर जाओ मेरे प्यारे बच्चों। आज भी आप जो है मार किताब ले लिए हो, है ना, किताब ले लिए हो, रट रहे हो। प्रकाश किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं,
रट रहे हो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, सारा चीजों को रट रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट को समझिए क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। जिंदगी भर रटते आए हो, क्या आज भी आप रटते रहोगे, है ना। रटना छोड़िए, आप समझना स्टार्ट कीजिए। चलिए उसके बाद गोलीय दर्पण आप समझेंगे, गोलीय दर्पण के बारे में समझेंगे। गोलीय दर्पण के बारे में समझेंगे। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जिसका परावर्तक सतह जो है एक खोखले गोले का एक भाग होता है। तो ये क्या है, तो ये परावर्तक सतह, ये क्या है, तो परावर्तक सतह है, याद रखिएगा। ये क्या है, तो परावर्तक सतह। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो ये क्या है, तो आपका परावर्तक सतह। ये क्या है, तो ये आपका एक परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह है जिस पर प्रकाश की किरणें पड़कर क्या होती है, तो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वो गुजर जाती है, उसी को परावर्तक सतह कहते हैं, उसी को परावर्तन कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, तो उसी को परावर्तन कहेंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। चलिए और समझिएगा, ये जो है जब किसी खोखले गोले को, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझाते हैं। ये मान लीजिए, देखिए यहाँ पे ये खोखले गोला है, छोड़िए उसको, यहाँ पर समझिए। ये अगर अंदर की ओर पॉइंट क्या होगा, अगर अंदर की ओर समझिएगा, अगर अंदर की ओर पेंट किया हुआ है, अगर खोखले गोले के अंदर पेंट किया हुआ है, अगर खोखले गोले के अंदर पेंट किया हुआ है, इसका मतलब समझिएगा कि यह उत्तल दर्पण है। मेरे प्यारे बच्चों, हर चीज आपको बोर्ड पर लिखा हुआ मिल जाएगा, हर चीज आपको किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ आपको हर चीज मिल रहा है, बुक में भी आपका हर चीज लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, अगर हर चीज लिखा हुआ ही मिल जाता और लिख कर ही समझ लेते तो आज हमारा जरूरत आपको नहीं पड़ता, है ना। आप किताब से भी पढ़कर आप समझ सकते थे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। उसी चीजों को समझाने के लिए यहाँ पे विनायक सक्सेना आप लोगों के सामने हाजिर है। आप समझने का प्रयास कीजिए, समय को बर्बाद नहीं कीजिए, नहीं तो समय आपको इतना बर्बाद करेगा तो उस वक्त तो रोइएगा, लेकिन रोने के लिए आपके आंखों में आंसू ना होगा। इसलिए समय को बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं है जब आप रोइएगा तो रोइएगा तो जरूर, लेकिन जिस आंखों से आप रोइएगा उस आंखों में आपके आंसू नहीं होगा, यह याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे है आपको परावर्तक सतह हो गया। अगर अंदर की ओर जो है पेंट किया हुआ है, इसका मतलब समझिएगा कि उत्तल दर्पण है। अगर बाहर की ओर पेंट किया हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर बाहर की ओर पेंट किया हुआ है, इसका मतलब अवतल दर्पण। क्या है, तो अवतल दर्पण है। अगर अंदर की ओर पेंट किया हुआ, खोखला गोला के अंदर की ओर पेंट किया हुआ तो उत्तल दर्पण, और पीछे की ओर बाहर की ओर पेंट किया हुआ है तो अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए उसके बाद इस पॉइंट को याद रखिएगा। आप पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को पी है, ये पॉइंट क्या है, पी है। इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, खोखला गोला के मध्य बिंदु को प्रधान अक्ष कहते हैं, याद रखिएगा। और खोखले गोले के अंदर रजित किए हुए दर्पण को क्या कहते हैं, तो उत्तल दर्पण कहते हैं। खोखले गोले के बाहर रजित मतलब तो रंगना, तो खोखले गोले के बाहर की ओर रजित किया हुआ दर्पण को ही क्या कहेंगे, तो अवतल दर्पण कहेंगे। और ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस वाले बीच वाले पॉइंट को वक्रता केंद्र कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि खोखले गोले के बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए, और ये आपको क्या है, तो ये आपकी त्रिज्या हो गई। ये क्या हो गया आपकी, ये आपका त्रिज्या हो गया। कौन सा त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या हो गई, तो वक्रता त्रिज्या। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिखे हैं। पॉइंट क्या लिखे हैं, पॉइंट यहाँ पे हम लिखे हैं कि ध्रुव के बारे में समझिएगा। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। ये क्या है आपका ध्रुव है। यहाँ पे देखना लिखे थे प्रधान अक्ष मतलब वही हो गया, याद रखिएगा, समझिए। ये प्रधान अक्ष और ये आपका क्या है, तो ध्रुव है।
तो ध्रुव किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? तो ध्रुव कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अभी तो हम आपको समझाए थे ना कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इनका मतलब यह है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि गोलीय दर्पण की त्रिज्या, गोलीय दर्पण की त्रिज्या को ही क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप समझिएगा, प्रधान या मुख्य अक्ष, प्रधान या मुख्य अक्ष, ये आपका क्या? तो प्रधान अक्ष है। क्या है? तो प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर समझिएगा, यह पॉइंट आपको समझ नहीं आया होगा, फिर हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहाँ पहला है? तो गोलीय दर्पण का ध्रुव ये है, याद रखिएगा। गोलीय दर्पण का ध्रुव कौन सा है? तो ये आपका गोलीय दर्पण का ध्रुव है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कौन सा है? तो ये आपका वक्रता केंद्र है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? तो प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ही रेखा को क्या कहते हैं? तो ये दोनों मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? तो वक्रता केंद्र, प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ भी आया होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।